नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक विजन विथ आलोक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत एक क्वेश्चन पेपर का जो 2011 का सोशल साइंस का पेपर है। दोस्तों, बिना पुराने प्रश्न पत्रों के अभ्यास के बिना हम लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अधूरी रहती है। इसलिए हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न पत्र है दोस्तों, जो हमारे सामने सीरीज है वह भी सीरीज है। दोस्तों, इसके पहले हम जान लें कि जो सोशल साइंस का प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल 4 खंड होते हैं, जिसमें 2 खंडों का चुनाव करना होता है। पहला जो प्रश्न होता है वह सभी के लिए कंपलसरी होता है। 4 सवाल होते हैं पहले प्रश्न के अधीन में, जिसमें एक सवाल करना होता है। तो पहला सवाल हम नहीं लिए हैं, दूसरे सवाल से मतलब दूसरे खंड के दूसरे सवाल से प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों, जो प्रश्न पत्र का दूसरा सवाल है वह है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है। द्विसदनात्मक व्यवस्था से यहाँ तात्पर्य है दोस्तों, विधायिका से तात्पर्य है कि विधायिका द्विसदनात्मक विधायिका किस देश में प्रचलित है, सवाल का यह तात्पर्य है। तो विधायिका मतलब संसद जिसमें 2 सदन हैं वह दोस्तों भारत है, न कि चीन, पुर्तगाल, टर्की। यहाँ पर दोस्तों शेष 3 जो देश हैं यहाँ पर एक सदनी व्यवस्था वाली विधायिका प्रचलित है, जबकि भारत में आप जानते हैं संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन वाला हमारे यहाँ संसद कार्य में कर रहा है। दोस्तों, अगला सवाल अगर हम देखें तो अगले सवाल के क्रम में अगला सवाल है दोस्तों, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह किसका कथन है? राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतारणा है या अवतरण है। दोस्तों, इन चारों विकल्पों में विचार करें तो यह कथन हीगल का है। किसका है दोस्तों? हीगल का है। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। हीगल एक महान विचारक थे। इन्होंने कहा राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। हीगल के दर्शन के विरुद्ध ही कार्ल मार्क्स ने अपना दर्शन दिया था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने इसी चरम आदर्शवादी विचारक हीगल के विरुद्ध कहा था कि राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा नहीं है, बल्कि राज्य का निर्माण मानव ने किया है, राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने किया है, राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य शोषण का यंत्र है। यह कथन कार्ल मार्क्स का था, जबकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किससे जुड़ा है दोस्तों? हीगल महोदय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी विकल्प में जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स भी हैं। तो इन विचारकों के बारे में भी हम आगे देखेंगे क्या सवाल आता है। अगला सवाल है दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रयुक्त होती है? दोस्तों, 2 शब्द है, राज्यसभा और चुनाव। मतलब यहाँ चुनाव की व्यवस्था पूछ रहे हैं, कौन सी विधि है। तो वास्तव में देखा जाए भारत में जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें हम लोग विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष विधि से हम लोग वोट देने जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष विधि जो प्रचलित है उसमें राज्यसभा चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अप्रत्यक्ष विधि होगा। राज्यसभा का चुनाव भारत में कौन सी विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से होता है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर अप्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के जो सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं वह कौटिल्य महोदय माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों? कौटिल्य माने जाते हैं। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के जो सप्तांग सिद्धांत दिए थे
उसमें राज्य के 7 अंग बताए थे। वो राज्य के 7 अंग कौन थे, आइए देखते हैं दोस्तों। राज्य के 7 अंगों में उन्होंने सबसे शीर्ष पर राजा को रखा, राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, फिर दंड, फिर मित्र। तो दोस्तों जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, सामाजिक संविदा सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, कौटिल्य महोदय माने जाते हैं। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के जो सप्तांग सिद्धांत दिए, सबसे शीर्ष पे राजा को स्थान दिया, फिर अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री होता है, जनपद, जन, दुर्ग राजधानी, कोष मतलब कि राजकोष, दंड और मित्र। यहाँ दंड से दोस्तों सेना से है और मित्र का मतलब होता है मित्र से है। तो सप्तांग सिद्धांत को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार टीजीटी कमीशन ने एक बार पूछा भी था सप्तांग सिद्धांत में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है। तो इन 7 को अगर आप याद रखेंगे तो आगे भी आपको सवाल करने में आसानी होगी। अगला सवाल दोस्तों लेते हैं। इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण न हो। यह किसका कथन है दोस्तों? यह है संप्रभुता नागरिकों प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। यह किसका कथन है दोस्तों? यह कथन जॉन बोंदा का है। जीन बोंदा का है दोस्तों। यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, जीन बोंदा का कथन है यह। दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में कम से कम 7 बार यह सवाल पूछा जा चुका है। अब आगामी परीक्षा में यह सवाल अगर आता है तो आपसे गलत न हो ऐसा प्रयास करिए। तो यह कथन किससे जुड़ा है दोस्तों? जीन बोंदा से है। जब हम लोग पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे तो जीन बोंदा के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? विधि शास्त्र पर व्याख्यान एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। इस पुस्तक के लेखक हैं जॉन ऑस्टिन। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। विधि शास्त्र या कानूनी संप्रभुता के जनक माने जाते हैं जॉन ऑस्टिन दोस्तों। ये इसका करेक्ट आंसर जॉन ऑस्टिन के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। अगला सवाल है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जल्द बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है जॉन लॉस्की दोस्तों इंग्लैंड के एक महान राजनीतिक विचारक हैं। इनका जन्म सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ था। इन्होंने भारत के महान राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को शिक्षित करने का दायित्व संभाला था। कौन? जॉन लॉस्की की जो किताब का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इसके बाद दोस्तों अनविकल, गार्डनर, रूसो, हॉब्स महोदय हैं। अगर रूसो के बारे में हम लोग विचार करें तो रूसो एक प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और ये फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रांसीसी निवासी भी थे। और जबकि हॉब्स भी एक संविदावादी विचारक थे रूसो की तरह। हॉब्स
निरंकुश राजतंत्र के जनक माने जाते हैं। और हॉब्स का जन्म भी कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर लास्की है। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किससे जुड़ा है? दोस्तों यह कथन जॉन ऑस्टिन से जुड़ा है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किससे जुड़ा है? यह जॉन ऑस्टिन से जुड़ा हुआ है। फिर वही सवाल आ गया दोस्तों जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था एक तरह से, तो वही सवाल लगभग है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। अगला सवाल देखते हैं इसमें। अगला सवाल स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन महान विचारक सीले से जुड़ा हुआ है। महान विचारक सीले ने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। दोस्तों इस विकल्प में अगर अन्य विचारकों की बात करें, जीन जैक्स रूसो बार बार आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूसो का राजनीति विज्ञान में बहुत बड़ा रोल है। आज भी जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है, वहाँ से रूसो बहुत प्रभावित हैं। रूसो ने कहा था एक बार, आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है, जनता की आवाज़ देववाणी है। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। दोस्तों इस सवाल में अन्य विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा जाता है कि मॉन्टेस्क्यू एक महान राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। जबकि जॉन लॉक उदारवाद और व्यक्तिवाद के पिता माने जाते हैं। जॉन लॉक व्यक्तिवाद उदारवाद के पिता माने जाते हैं। जॉन लॉक जो है इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत के समर्थन किया था। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं। वो सवाल है, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल, स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल के वह समानता में निहित है, यह कथन किसका है? दोस्तों स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल यह है कि वह समानता में निहित है। दोस्तों यह कथन पोलार्ड महोदय का है। एकदम बिल्कुल नया सवाल है, किताबों में जल्दी नहीं मिलता है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल अगर हम देखें, अगला सवाल देखें तो नेक्स्ट सवाल है, नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है? तो बहुत बेसिक सा सवाल है। जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा दोस्तों? जो भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 2 में किया गया है। किसमें किया गया है दोस्तों? नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है और यह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 के मध्य में है। और कहा गया है कि नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां होगी वो कितने तरीके से होगी? जन्म से होगी, आवेदन के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जन्म से, आवेदन से, वंशानुक्रम से। और किसी राज्य के अगर भूभाग का विलय हो जाता है, भारत राज्य में भूभाग का विलय हो जाता है, तब भी दोस्तों नागरिकता मिल जाती है। तो ये 4 रीतियों के माध्यम से
हम नागरिकता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला ही जो ऑप्शन दिया है, जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल को गलत करने की उम्मीद नहीं की जा सकती दोस्तों। अगला सवाल है, भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। नागरिकता से सवाल फिर आ गया। तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया वह सन 1955 में पारित किया गया। नागरिकता के संदर्भ में दोस्तों बहुत चर्चा चल रही है इस समय। 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसे CAA नाम दिया गया। तो दोस्तों उसके बारे में भी करंट का सवाल है, वहाँ से भी जो आता है CAA NRC, इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 में आया। इसमें नागरिकता के इन्हीं 1955 का जो अधिनियम है उन्हीं के संबंध में संशोधन की बात की गई है। तो दोस्तों अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। जो अगला सवाल है इस प्रश्न पत्र का, वो कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का शासन, जनता के लिए शासन और जनता का शासन है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो वास्तव में दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे कि यह जॉन अब्राहम लिंकन का कथन है, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब्राहम लिंकन महोदय। इन्होंने जो लोकतंत्र की यह परिभाषा दी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, यह वास्तव में एक यूनानी विचारक 622 BC में, ईसा पूर्व में एक यूनानी विचारक था। यूनानी विचारक बालियान के कथन को ही दोहरा रहा था। बालियान के उसी कथन को दोहरा रहा था कि लोकतंत्र वहाँ होगा जहाँ जनता का शासन होगा, जनता के लिए शासन होगा और जनता द्वारा शासन होगा। तो दोस्तों जो अब्राहम लिंकन ने ये डेमोक्रेसी की परिभाषा दी है वो वास्तव में अब्राहम लिंकन की नहीं है, यह बालियान महोदय की है, जो यूनानी विचारक थे, 622 में ही कह चुके थे। तो सवाल अगला आ सकता है, लोकतंत्र वहाँ होगा जहाँ जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता द्वारा होगा। किस यूनानी विचारक की कथन है? तो यह बालियान का कथन है दोस्तों। किसका कथन था दोस्तों? बालियान का कथन था। अगला सवाल दोस्तों, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना दोस्तों किसने की? सभी लोग जानते होंगे, जो न जानते होंगे वो जान लें। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। किसने की थी? अरस्तु ने की थी। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता माने जाते हैं, वैज्ञानिक राजनीति के पिता माने जाते हैं। इन्होंने जो पॉलिटिक्स की रचना की, इसी पॉलिटिक्स नामक किताब में दोस्तों सबसे पहली बार राजनीति शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? राजनीति शब्द का प्रयोग किया। जबकि आपको ध्यान रखना है कि राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में किया था, और जबकि राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया था अपनी किताब पॉलिटिक्स में। इसकी किताब का नाम ही पॉलिटिक्स है और इन्होंने ही इसमें इसकी विवेचना की थी। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। इस सीरीज का अगला सवाल क्या है? राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? देखिए दोस्तों उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? बेहद आसान सवाल है। सर्वप्रथम वर्गीकरण किया अरस्तु ने। दोस्तों अरस्तु एक ऐसे यूनानी विचारक थे जो महान यूनानी विचारक प्लेटो के परम प्रिय शिष्य थे। उन्होंने पहली बार दुनिया के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके तुलनात्मक राजनीति की आधारशिला रखी, और उन्होंने बताया कि दुनिया में जो संविधान हैं, जो सरकारें हैं, चक्रीय क्रम में बदलती रहती हैं,
और इसीलिए राज्यों का सबसे पहले वर्गीकरण का श्रेय महान राजनीतिक विचारक अरस्तु को जाता है। और इस प्रश्न में अगर मार्क्स, लॉक और ग्रीन के बारे में बात करें तो कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारक हैं। कार्ल मार्क्स मार्क्सवादी विचारक हैं। उन्होंने जो विचार दिया वह मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में अलग से देखेंगे। जॉन लॉक उदारवादी विचारक हैं और ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। दोस्तों अब अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? देखिए फिर आ गया सवाल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड है दोस्तों। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड है। और हम जानते हैं स्विट्जरलैंड के इसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से रूसो बहुत प्रभावित थे। कौन प्रभावित थे? रूसो महोदय बहुत प्रभावित थे। रूसो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान ले। रूसो की किताब का नाम है सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी सामाजिक समझौता पूछ लिया जाता है, कभी कभी सामाजिक संविदा पूछ लिया जाता है, कभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम दे देता है। इसकी किताब के लेखक कौन हैं? रूसो महोदय हैं। दोस्तों अगला सवाल। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? क्या लोकतंत्र की स्थापना की थी, तानाशाही, कुलीन तंत्र, राजतंत्र? दोस्तों जर्मनी में जो हिटलर ने स्थापित की थी वह शासन प्रणाली क्या थी? तानाशाही शासन प्रणाली थी। दोस्तों अब जब हिटलर का नाम सामने आ ही गया है तो थोड़ा और जान लेते हैं। हिटलर जो है फांसीवादी विचारक था। जो फांसीवाद है, जो फांसीवाद शब्द है दोस्तों, दुनिया में फांसीवाद जो प्रचलित हुआ वह कहाँ हुआ? वह हुआ जर्मनी में, सॉरी फांसीवाद इटली में। लेकिन एक विचारधारा और है दोस्तों, नाजीवाद। नाजीवाद, नाजीवाद जर्मनी में। फांसीवाद इटली में, नाजीवाद जर्मनी में। दोस्तों नाजीवाद का जो जनक था वह हिटलर था। हिटलर था, जबकि फांसीवाद का जो जनक था वह कौन था? मुसोलिनी था। कौन था दोस्तों? मुसोलिनी था। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है फांसीवादी विचारक कौन थे? मुसोलिनी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली के नेता थे, जबकि हिटलर जो है नाजीवादी थे और ये जर्मनी के थे। दोस्तों इस तरह से आपका तथ्य क्लियर होता है। हिटलर ने तानाशाही शासन को जन्म दिया। अगला सवाल लेते हैं 19वां सवाल। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन होता है कि उदारवाद सही आंसर होगा या व्यक्तिवाद होगा। दोनों में थोड़ी सी समानता है, थोड़ा सा अंतर भी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, राज्य साधन है साध्य नहीं, इसका करेक्ट आंसर उदारवाद है। कुछ किताबों में व्यक्तिवाद भी लिखा मिलेगा आपको, जबकि सटीक आंसर इसका उदारवाद है। क्यों कि उदारवाद राज्य को साधन मानता है, जबकि व्यक्ति को साध्य मानता है। और उदारवाद की जो प्रमुख विशेषता है, उदारवाद स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पे दोस्तों? स्वतंत्रता पर
बल देता है। और इन विचारधाराओं में जैसे व्यक्तिवाद की भी बात करें तो व्यक्तिवाद में व्यक्तियों के कल्याण की बात की गई है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर इसमें आना है वह उदारवाद है। और अगर फांसीवाद की बात करें तो फांसीवाद राज्य के अस्तित्व का बहुत समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का विरोध करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करता है। कौन? फांसीवाद। फांसीवाद ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करता है और राज्य का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन करता है। राज्य को ईश्वरीय अवतार ही समझता है फांसीवाद, जबकि वैज्ञानिक समाजवाद जो है राज्य का बिल्कुल विरोधी है, राज्य को समाप्त कर देने की घोषणा करता है। इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा उदारवाद। अगला जो सवाल है इस सीरीज का 20वां सवाल, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है दोस्तों? कार्ल मार्क्स का है, स्पेंसर का है, गार्नर का है कि रूसो का है? दोस्तों यह सवाल एक तरह से कैसा सवाल है? अच्छा सवाल है। इसका जो करेक्ट आंसर है स्पेंसर है दोस्तों। स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक माने जाते हैं जो चरम व्यक्तिवादी हैं, जो व्यक्तियों को खुली छूट देने की वकालत करते हैं। कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्तियों को एकदम खुला छोड़ दे, राज्य को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है व्यक्तियों के स्वतंत्रता में अड़ंगा लगाने का, दखल देने का। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पेंसर महोदय के साथ मैच करता है। नेक्स्ट सवाल है मानव, दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, विवेक नहीं है, मानव विवेक। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद, उदारवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों उदारवाद। मानव विवेक में आस्था की वकालत कौन सी विचारधारा करती है? उदारवाद करती है। उदारवाद स्वतंत्रता का पोषक है। उदारवाद व्यक्तियों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर बल देता है। उदारवाद के पिता कौन माने जाते हैं दोस्तों? उदारवाद के पिता या उदारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? इसे आप कमेंट्स में हमें बताइए, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट सवाल है 22वां सवाल, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? पॉलिटिक्स आइडियल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या C.D. बर्न्स हैं, लास्की हैं, J.S. मिल हैं या बेंथम हैं? दोस्तों यह सवाल पूरी तरह से गलत है। जितने भी विचारक हैं कोई भी इसमें राइटर नहीं है, कोई भी इसमें लेखक नहीं है। सारे इसमें जो विकल्प हैं सब गलत हैं। पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक का अगर कोई लेखक है तो दोस्तों इसका लेखक बर्ट्रैंड रसेल्स हैं। कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल की किताब का नाम है दोस्तों पॉलिटिक्स आइडियल्स। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने इस सवाल को डिलीट कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है इन चारों विकल्पों में नहीं है। बर्ट्रैंड रसेल इसके लेखक माने जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? फांसीवाद वही फिर आ गया सर। दोस्तों इटली में वास्तव में फांसीवाद का जन्म हुआ था।
जानते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं मुसोलिनी थे, मुसोलिनी थे किसके? फांसीवाद के। जबकि नाजीवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था, उसके प्रवर्तक कौन था दोस्तों? उसका प्रवर्तक था हिटलर था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध किस विचारधारा ने किया? अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करने वाला जो विचारधारा है वो न व्यक्तिवाद है, न उदारवाद है, न गांधीवाद है, वह है फांसीवाद। फांसीवाद कहता है कि वह राज्य या राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानता है। कहता है राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, जो कुछ है राष्ट्र के अंदर ही है। वह आदर्शवाद का प्रेरणा स्रोत है फांसीवाद। राष्ट्र को संपूर्ण मानता है, राज्य को संपूर्ण मानता है, व्यक्ति को उसका अंग मानता है, और कहता है व्यक्ति का अगर विकास हो सकता है तो राज्य में ही हो सकता है। तो यह इसीलिए अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है और राज्य या राष्ट्र का समर्थन करता है। दोस्तों बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, आप बहुत बारीकी से समझिए, फिर यही सवाल आ जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका विचार है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार किसका है दोस्तों? वैज्ञानिक समाजवाद का है। किसका है? वैज्ञानिक समाजवाद का है। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बाद में इसको हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होने जा रहा है। कार्ल मार्क्स हैं इस पुस्तक के लेखक। इसको कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है। वो क्या पूछता है? क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम देके पूछ लेता है कि यह पुस्तक किसकी है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना है, क्योंकि परीक्षक जो होता है, प्रश्न पत्र बनाने वाला, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसी की अंग्रेजी वर्जन में देख के पूछ देता है, और बच्चे याद किए रहते हैं हिंदी में तो वहाँ फंस जाते हैं। तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या राजनीतिक अर्थशास्त्र की समीक्षा के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। अगला सवाल है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन बार्कर महोदय का है। बार्कर जो एक महान राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने कहा राजनीतिक चिंतन का आरंभ कहाँ से होता है? यूनानियों से होता है। वास्तव में सही है, यूनान से ही सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे विचारक ने अपने राजनीतिक विचार देने आरंभ किए। इसका करेक्ट आंसर बार्कर है। अगला सवाल है, प्लेटो का आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन। यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों, दार्शनिक का शासन है। दार्शनिक का शासन। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? दार्शनिक का शासन बिल्कुल सही है। अभिभावक वर्ण के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद बिल्कुल सही है। अध्यापक वर्ण के लिए या वर्ग के लिए नर नारी के समान अधिकार बिल्कुल सही है। पुरुष प्रधान परिवार, यही दोस्तों गलत है, क्योंकि यह विचार जो है प्लेटो का नहीं, यह अरस्तु का है। किसका है?
अरस्तु का है जो पुरुष प्रधान परिवार की वकालत करते हैं, जबकि प्लेटो स्त्री और पुरुष को समान मानते हैं। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो स्त्री और पुरुष को का जो तुलना है वह किससे करते हैं? कुत्ता और कुतिया से करते हैं। कहते हैं एक मजबूत कुतिया एक कमज़ोर कुत्ते के समान है और एक कमज़ोर कुत्ता एक मजबूत कुतिया के समान है। तो इस तरह से प्लेटो का आदर्श राज्य की जो विशेषता है इसमें ये तीनों तत्व सम्मिलित हैं, जबकि चौथा तत्व सम्मिलित नहीं है। दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने सबसे पहले विचार दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सबसे पहले अरस्तु महोदय ने इसका विचार दिया। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने पहली बार राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या किया और 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके संविधानवाद की आधारशिला रखी। उन्होंने संविधान, राज्य या सरकार को एक ही माना। इसी तरह राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामान्य इच्छा जनरल विल के प्रतिपादक लॉक्स, हॉब, रूसो, अरस्तु में कौन विचारक हैं? दोस्तों तो वास्तव में जो सामान्य इच्छा के प्रतिपादक हैं वह रूसो हैं। रूसो जो सामान्य इच्छा की विचार को प्रकट करते हैं, सामान्य इच्छा का तात्पर्य है सरकार या राज्य या शासक। रूसो की जो सामान्य इच्छा है दोस्तों वह दो तरह से है, एक यथार्थ इच्छा है और एक आदर्श इच्छा है। इनकी जो सामान्य इच्छा है एक यथार्थ इच्छा है और दूसरी आदर्श इच्छा है। जो यथार्थ इच्छा है यह सामान्य इच्छा नहीं हो सकती, रूसो ने कहा। क्यों? क्योंकि यह निम्न स्वार्थ पर आधारित है, जबकि यह आदर्श इच्छा जो है यही सामान्य इच्छा हो सकती है, क्योंकि यह उच्च स्वार्थों पर आधारित है। रूसो ने जो सामान्य इच्छा प्रकट की उसके बारे में एक सवाल और पूछा जाता है, किस विचारक से शुरू होता है, किस विचारक पर खत्म होता है? रूसो की सामान्य इच्छा दोस्तों हाफ से शुरू होती है, लाख पर खत्म होती है। अगला सवाल है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कोई और नहीं है बल्कि रूसो महोदय ही हैं। रूसो के जो अन्य किताबें हैं यहीं पे हम देख लेते हैं, जैसे सामाजिक संविदा, इमाइल, दो अन्य किताबें भी हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। वैसे और भी किताबें हैं लेकिन महत्वपूर्ण यही हैं। तो डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, सामाजिक संविदा, इमाइल, ये किस किताबें हैं दोस्तों? ये हैं रूसो महोदय की हैं। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों पॉलिटी का सवाल आ गया है, राज्य व्यवस्था तो अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन की बात कही गई है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराना होगा, और इस निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उसको कौन नियुक्त करेगा दोस्तों?
वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। सीमित संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? सीमित दोस्तों एक विचारक हैं लाक और एक विचारक रूसो। यहाँ सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखिए। सीमित संप्रभुता के जनक जॉन लॉक कहे जाते हैं। दोस्तों जॉन लॉक के बारे में हम लोग जानते हैं कि जॉन लॉक उदारवाद के भी जनक हैं। लॉक उदारवाद के भी जनक हैं, सीमित संप्रभुता के भी जनक हैं। और जॉन लॉक एक अंग्रेज राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने जो मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था थी उसके बारे में जो बात कही, कहा मानव स्वभाव बहुत अच्छा है, प्राकृतिक अवस्था भी बहुत अच्छी है। और जॉन लॉक के बारे में जो और तथ्य सामने आते हैं वो ये है कि मानव का स्वभाव बहुत उत्तम होता है। नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? नैतिकता तथा व्यवस्थापन सिद्धांत। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक बेंथम महोदय हैं। बेंथम इंग्लैंड के विचारक थे जिन्होंने कानून पर, नैतिकता पर बहुत कार्य किया है। तो इनकी किताब का ही नाम है नैतिकता तथा व्यवस्थापन। अगला सवाल है अधिकार व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस विचारक का कथन है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। दोस्तों यह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यह विचार बेंथम महोदय का ही है। बेंथम महोदय ने कहा कि जो शासन प्रणाली हो वो ऐसी हो जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण कर सकें। बेंथम और मिल का एक जोड़ा है दोस्तों, इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। बेंथम को पढ़ेंगे तो साथ में मिल को भी पढ़ेंगे, दोनों गुरु शिष्य हैं। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो और गहराई से देख लेंगे। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 4 विकल्प हमारे सामने हैं दोस्तों। जो आंसर है नमक कानून को तोड़कर। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रचलित हुआ? ये कब चला? 1930 की बात है। 1930 की बात है जब गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ नमक कानून बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है कि दांडी यात्रा किया था गांधी जी ने। गुजरात के अहमदाबाद से यात्रा शुरू किया था और समुद्र के किनारे पहुँचे थे। 24 दिन की यात्रा थी। 78 लोग इनके साथ में थे और ये 5 और 6 अप्रैल के मध्य में गुजरात के तट पे पहुंचकर नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़कर एक प्रतीकात्मक विरोध जताया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो दोस्तों इस तरह से ये सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स महोदय ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने बताया था कि जो मजदूर होते हैं उनकी जो मजदूरी होती है, जो वास्तव में प्राप्त होती है, उतनी ही मजदूरी नहीं होती है।
उससे कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि फैक्ट्री मालिक जो होता है वह उनकी मजदूरी को बीच में ही मान लेता है। क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक है वो शोषण, उसकी नीति है शोषण करने की, इसीलिए इन्होंने एक अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि मजदूरों का, गरीबों का शोषण किस प्रकार से पूंजीपति करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राज्य के अंतर्गत राजा या चोरी का पता लगाने में असफल रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोरी का पता लगाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में कुछ विचारक हैं, जैसे कौटिल्य, मनु, गांधी, अंबेडकर, गोखले, इन लोगों को हमें पढ़ना है और यही सवाल आ रहे हैं। तो यह विचार मनु महोदय का है। मनु राज्य की उत्पत्ति के दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहते हैं कि जो राज्य वर्तमान में प्रस्तुत हुआ है वह देवी देवताओं के परिणाम है, देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। तो वो मनु जो है पाप, पुण्य, ये सब की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं। तो जो थिंकर्स का एक वो होता है कि आप किस पॉइंट से सवाल का जवाब पकड़ेंगे, तो यही होता है कि अगर कोई समझौतावादी विचारक है तो कुछ व्यवहारिक बात करता है, लेकिन अगर कोई विचारक समझौतावादी ना होकर दैवी उत्पत्ति का समर्थक है तो कुछ पाप जैसे, पुण्य जैसी बात शुरू कर देते हैं। तो यह विचारक दोस्तों किसके साथ है? मनु के साथ जुड़ा हुआ है। प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक दोस्तों अगर माना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर है मनु महोदय को। मनु महोदय ने कहा, प्राण रक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों अगला सवाल जो है, भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया? राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन? 42वें संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसी में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को भी जोड़ा गया। और जबकि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण तथ्य को जोड़ा गया, वह था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 44वें द्वारा। दोस्तों अगला सवाल है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बहुत साधारण सवाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी एक बार 2009 की टीजीटी में पूछा गया था कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बहुत सारे लोग
ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को मसौदा समिति कहते हैं। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए कि मसौदा समिति, जानते सभी हैं, शब्दावली का हेर फेर होता है और नहीं समझ पाए। तो मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? भीमराव अंबेडकर हैं, या इसी को प्रारूप समिति भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर राधाकृष्णन की बात आई है तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो फिलॉसफर थे, जो दार्शनिक थे, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के पहले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहले विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और चाचा नेहरू के बारे में जानते ही हैं, यह देश के ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल को पूरा करने का रिकॉर्ड रहा है। अभी तक इतने सालों तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा जितने समय चाचा नेहरू जी पद को सुशोभित कर चुके हैं। दोस्तों 83वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया किस संशोधन द्वारा? तो प्रस्तावना में जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया वह 42वें, 44वें, 46वें, 85वें किस संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया? तो यह 82वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सारे सब किस संशोधन, 42वें संशोधन द्वारा क्या क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 तत्व दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन है दोस्तों। ये संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत ग्रहण किया गया है। कहाँ से ग्रहण किया गया है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूएसए के संविधान से या अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का संविधान ग्रहण किया गया है। और जो और तत्व भी हैं वहाँ से भी कुछ लिया गया है, जैसे जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है, कनाडा के संविधान से नागरिकता और संघ राज्य से संबंध से जुड़े प्रावधान लिए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने कंप्लीट हो रहे हैं। अगला सवाल है, संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों को अधिकार निश्चित करता है। यह किसका कथन है? संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिकों के अधिकार निश्चित करता है। बहुत आसान सवाल है सर दोस्तों, इसे हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह कथन किस विचारक का है? लिखित और अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। यह किसका कथन है? दोस्तों यह कथन किसका है? गार्डनर महोदय का है। दोस्तों लिखित और अलिखित संविधान में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं, यह कथन गार्डनर महोदय ने कहा था। अगला सवाल हमारे सामने है, निम्न में से अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में प्रचलित है?
अध्यक्षात्मक सरकार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पे प्रचलित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। और इसकी विशेषता क्या है अध्यक्षात्मक सरकार की? कि जो सरकार होती है, यहाँ की जो सरकार होती है दोस्तों, वह संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। जो कार्यपालिका होती है उसका विधायिका से कोई लेना देना नहीं होती है। और जो सरकार होती है वह अस्थायी होती है। राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, मुख्य प्रशासक होता है, 4 साल के लिए चुना जाता है और उसका सरकार अस्थायी होता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल कार्य है। दोस्तों अगला सवाल जो लेते हैं, निम्नलिखित में से संघीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? संघीय शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? अलिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, एक सदनीय विधायिका, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों वास्तव में जो संघीय शासन प्रणाली है, अलिखित संविधान बिल्कुल नहीं, एकहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, एक सदनीय विधायिका बिल्कुल नहीं, केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन, यही है संघीय शासन व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो संघ है और राज्य है, दोनों के मध्य अगर कभी विवाद होता है, कभी कोई समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को जब तक विभाजन नहीं होगा तो संघीय शासन व्यवस्था चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, जिससे संघीय शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और इसमें एक प्रमुख विशेषता यह भी होती है, सर्वोच्च न्यायपालिका स्थापित की जा सकती है, जिससे दोनों राज्यों के मध्य, दोनों शक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति में समाधान हो सके। अगला सवाल है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में वास्तव में देखा जाए तो संघात्मक शासन प्रणाली है। कुछ अभ्यर्थी सी पर भी जा सकते हैं, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक। लेकिन दोस्तों यह एक आलोचना है, यहाँ पे सी भी आंसर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सबसे करेक्ट आंसर अगर कोई है तो वो संघात्मक है। कैसे है? क्योंकि हमने जो शासन प्रणाली को अपनाया है वो संघीय ढांचे को अपनाया है। और ये जो संघात्मक होते हुए एकात्मक वाली बात है, ये विशेष आपातकाल में एकात्मकता की बात आती है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा संघात्मक ही होगा। यूनेस्को में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया? दोस्तों अगला सवाल है, यूनेस्को में राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, तथ्यात्मक सवाल है इसी दोस्तों, 1948 में यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया है। कोई विशेष तथ्य नहीं है, इसको याद करने वाली बात है दोस्तों। अगला सवाल है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार है, भूमि है, जनसंख्या है या संप्रभुता है? वास्तव में दोस्तों जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो प्राण तत्व है, वह क्या है? वह संप्रभुता है। संप्रभुता के अभाव में राज्य या सरकार अपना अस्तित्व खो देती है। तो इसका महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। ये सवाल 2009 के टीजीटी में भी आ चुका है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए भी।
अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सीले होगा। क्या होगा? सीले होगा। सीले, हाल, डुगवी ये ऐसे विचारक हैं, सीले, हाल और डुगवी, ये भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं मानते हैं। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व तो मानते ही नहीं हैं। इसका जो आपको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, सिहाडू याद कर लीजिए। सिहाडू, सिहाडू जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। बाकी सब लास्की, गैटिल, गार्नर ये ऐसे विचारक हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं। दोस्तों अब अगला सवाल लेते हैं इस कड़ी में। अगला सवाल है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों को पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है दोस्तों? गार्नर का है, गिंडिंग्स का है, ब्लंशली का है या लिकाक का है? दोस्तों इसका जो बेहतरीन आंसर होगा वो लिकाक होगा। लिकाक ने कहा सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं 54वां सवाल, प्रदत्त विधायन किया जाता है संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा, लोकायुक्त द्वारा। प्रदत्त विधायन क्या है पहले ये जान लें। प्रदत्त विधायन दो शब्दों से मिलके बना है, प्रदत्त और विधायन। मतलब कि जो कानून बनाने की जो शक्तियां हैं किसी और को प्रदान कर दी जाए, दे दी जाए, वही प्रदत्त विधायन है। प्रदत्त विधायन किया जाता है किसके द्वारा से किया जाता है दोस्तों? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। संसद कानून नहीं बनाती है जब, तो वो कार्यपालिका को कानून बनाने के लिए दे देती है, तो वो प्रदत्त विधायन की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट या ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके लेखक कौन हैं? जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक ने ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट जब किताब लिखी तो उसमें एक तरह मतलब दो पार्ट में ये सामने आई थी। पहले पार्ट में तो रॉबर्ट फिल्मर के विचारों का खंडन किया था, दूसरे पार्ट में उन्होंने हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र सिद्धांत का खंडन किया था। तो ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन लॉक हैं। अगला सवाल लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? बहुत साधारण सवाल है, इसके लेखक रूसो महोदय हैं, इसको अभी देख चुके हैं हम लोग। रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रिपब्लिक नामक ग्रंथ की रचना दोस्तों प्लेटो ने किया था। तो प्लेटो की ये पुस्तक है। इसके बाद जो अगला सवाल है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अभी हमारी जो रूसो की क्लास चल रही है उसमें मैं यही पढ़ा रहा था कि मनुष्य स्वतंत्र तो जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में बंधा होता है। तो यह विचारक, महान विचारक, यह रूसो से जुड़ा है। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत भोला भाला आदर्श वंचर था, आदर्श जंगली जीव था, लेकिन जैसे ही संपत्ति और सभ्यता का उदय आता है प्राकृतिक अवस्था में, उससे ईमानदारी, सादगी, भोलापन सब छीन लिया जाता है और वह
पराधीनता में, असमानता में जकड़ जाता है, इसलिए वह जंजीरों में बंध जाता है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा भी राज का आधार है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह ग्रीन का है। ग्रीन ने कहा शक्ति नहीं इच्छा राज का आधार, शक्ति नहीं इच्छा राज का आधार है। यह कथन ग्रीन से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, राज एक आवश्यक बुराई है। यह कथन किसका है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्या समाजवादियों का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या साम्यवादियों का है? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्रवादियों का है? बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवादियों का है? जी हाँ, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह कथन व्यक्तिवादियों ने किया। बाकी लोग जो हैं वो राज्य का जो है किसी न किसी मायने में कहीं न कहीं समर्थन कर रहे हैं, कहीं न कहीं दोस्तों समर्थन करते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवाद। देखिए दो चीज़ है यहाँ, आवश्यक भी है और बुराई भी है, विरोधाभास है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि राज्य कल्याणकारी संस्था है, कल्याणकारी संस्था है। राज्य लोगों को पोलियो का टीका लगवाती है, राज्य कोरोना जैसे बीमारी से रक्षा के लिए लोगों की मदद कर रही है, क्वारंटाइन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। राज्य बीमारी, बेगारी, बुढ़ापा, पेंशन जैसी जो समस्याएं हैं उससे निपटने में सहायता करती है। लेकिन राज्य बुराई हो जाती है कब? तब हो जाती है जब राज्य हद से ज़्यादा हमारे मामले में दखल देने लगती है, जब राज्य हमें हमारे कार्यों को करने से रोके, हमें फैशन करने से रोके, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करे, हमारे व्यक्तित्व को बाधित करे, तो वहाँ राज्य बुराई हो जाती है। तो ये दोस्तों किसके साथ जुड़ा है? व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की बहुत मांग करते हैं, कहते हैं राज्य होना चाहिए, लेकिन राज्य उतना ही हो जितना हमारी वो मदद कर सके, जितना हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट कर सके, लेकिन वो ज़्यादा हमें अनुशासन का डंडा हमारे ऊपर न चलाए, ज़्यादा हमको संभालने की कोशिश न करें। राज्य ज़्यादा अनुशासित करने लगती है तो बुराई मान लेते हैं। तो इसलिए राज्य आवश्यक बुराई है। यह तथ्य किसके साथ जुड़ा है? व्यक्तिवादियों के साथ जुड़ा हुआ है। रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य बनता है। यह कथन किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह कथन दोस्तों मैकाइवर के साथ जुड़ा है। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य का जन्म होता है। यह कथन मैकाइवर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, जबकि इनमें अन्य विचारक जो हैं समाजवाद से जुड़े नहीं हैं। किसी जैसे स्पेंसर हैं, व्यक्तिवादी हैं, J.S. मिल हैं, उपयोगितावादी हैं, लूथर हैं, एक समाजसेवी विचारक हैं। तो दोस्तों इस तरह से यह शानदार सेशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और आप अपने जो सुझाव देने चाहते हैं वो उसके लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।